आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह भदौरिया। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन पर पलटवार किया। इसके अलावा उन्होंने उनसे राज्य में तमिल में इंजीनियरिंग और मेडिकल की शिक्षा शुरू करने को भी कहा। भाषा के मुद्दे, विशेष रूप से स्टालिन के हिंदी विरोध को लेकर मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने बदलाव किए और अब ये सुनिश्चित किया है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के उम्मीदवार अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा दे सकें। चेन्नई से करीब 70 किलोमीटर दूर रानीपेट में RTC थक्कोलम में CISF के 56वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि परीक्षा में उत्तर पुस्तिका तमिल में भी लिखी जा सकेगी। उन्होंने कहा कि मैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से छात्रों के लाभ के लिए राज्य में तमिल में इंजीनियरिंग और मेडिकल शिक्षा शुरू करने की अपील करता हूँ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 7 मार्च विधानसभा में आपा खो बैठे। उन्होंने विपक्षी महिला नेताओं को जमकर फटकार लगाते हुए तीखी टिप्पणी कर दी। बिहार के पूर्व CM लालू यादव की सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि पहले तो महिलाओं को पढ़ाया ही नहीं जाता था। महिलाओं की पढ़ाई को लेकर सारा काम उनकी ही सरकार में हुआ है। नीतीश कुमार पहले विधानसभा पहुंचे। CM के पहुंचते ही विपक्षी पार्टी के विधायकों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। विपक्ष के हंगामे का सामना करने के बाद नीतीश कुमार भड़क गए और यहां से निकलकर विधानसभा परिषद पहुंच गए। विधानसभा परिषद में नीतीश को विपक्ष के हंगामे का सामना करना पड़ा, जहां विपक्ष ने शिक्षा विभाग से जुड़कर एक सवाल पूछा, जिसके बाद नीतीश खड़े हुए और विपक्ष पर बरस पड़े। विधान परिषद में खड़े होकर नीतीश ने विपक्ष की 3 महिला विधान परिषद सदस्यों को फटकार लगाई। नीतीश ने कहा, तुम लोग कुछ नहीं जानती हो, इन लोगों ने बना दिया है इसलिए बोल रही हो। RJD की सरकार ने शिक्षा के लिए क्या किया? महिलाओं के लिए पहले सरकार ने क्या किया? पहले महिलाएं कहां पढ़ती थी? मरहूम मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज ने औरंगजेब पर बयान दिया है। न्यूज़ एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए तबरेज राणा ने कहा कि उनका शासन 48 साल रहा। अगर वो क्रूर होता तो क्या रह जाते हिंदू मंदिर? खुदा न करे अगर वो हमारे मंदिर शहीद करता तो क्या बचते हमारे मंदिर? यहाँ 10 साल की हुकूमत नहीं है और ना जाने कितनी जगह बुलडोजर चल गया। औरंगजेब के ज़माने में ना आप थे और ना ही सोशल मीडिया था, तो उसे करना होता तो वो कर लेता। उन्होंने आगे कहा कि हम कहते हैं कि औरंगजेब खराब था, अलाउद्दीन खिलजी खराब था और बहादुर शाह जफर भी खराब था। जब मेरे वालिद मुनव्वर राणा खराब हो सकते हैं तो फिर ये लोग तो बहुत बुरे हैं। मेरे वालिद की ये गलती थी कि वो गोडसे के दौर में गांधीगिरी कर रहे थे। हमारा हाल तो ये है कि आप हमारा गला दबाएं और हमारी आंखें भी बाहर ना हो, कैसे मुमकिन है? 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के आरोपी आतंकी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उसने भारत प्रत्यर्पण के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। उसने दलील दी कि अगर उसे भारत में प्रत्यर्पित किया गया तो वहां उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाएगा। इससे पहले तहव्वुर राणा ने अपने भारत प्रत्यर्पण से बचने के लिए नई चाल चली थी। राणा ने अपने प्रत्यर्पण पर रोक लगाने के लिए अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में आपातकालीन याचिका दायर की थी। आवेदन में उसने दावा किया कि वो पाकिस्तानी मूल का मुस्लिम है, इसलिए भारत में उसे प्रताड़ित किया जाएगा, लिहाजा उसके प्रत्यर्पण पर रोक लगाई जाए। राणा ने अपने खराब स्वास्थ्य का भी हवाला दिया था। विदेश मंत्री S जयशंकर द्वारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत का हिस्सा बताते हुए दिए गए बयान के बाद जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रतिक्रिया दी है। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए कहा कि अगर भारत पाकिस्तान से POK वापस लेने की बात कर रहा है तो चीन के अधीन क्षेत्रों को भी भारत को वापस करना चाहिए। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि अगर हम POK की बात कर रहे हैं तो हमें चीन के कब्जे वाले क्षेत्रों की भी बात करनी चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इस टिप्पणी के बाद उमर अब्दुल्ला ने ये स्पष्ट किया कि ये केवल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की बात नहीं है, बल्कि चीन के कब्जे वाले क्षेत्रों को लेकर भारत में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका और यूक्रेन के बीच बातचीत अगले हफ्ते सऊदी अरब में होगी। जेलेंस्की ने यह भी उम्मीद जताई कि ये एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। जेलेंस्की खाड़ी देश में होंगे लेकिन इस बातचीत में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि यूक्रेन जल्द से जल्द स्थायी शांति के लिए काम कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कहा कि अमेरिकी टीम रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए शांति की रूपरेखा पर चर्चा करना चाहती है।
पिछले शुक्रवार को व्हाइट हाउस में जेलेंस्की और ट्रंप के बीच तीखी बहस हुई थी, जिसके दौरान ट्रंप ने कहा था कि जेलेंस्की लड़ाई खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। वहीं अमेरिका ने यूक्रेन को सैन्य सहायता रोकने की बात कर दी और खुफिया जानकारी साझा करना भी बंद कर दिया। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने इस घटना पर खेद व्यक्त किया है और देश के सबसे बड़े सैन्य आपूर्तिकर्ता अमेरिका के साथ संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। गुरुवार को विटकॉफ ने कहा कि ट्रंप को जेलेंस्की से एक पत्र मिला है जिसमें माफी और आभार शामिल है। रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण किया और अब यूक्रेनी क्षेत्र के लगभग 20% हिस्से पर रूस का कब्जा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर और उनकी महत्वाकांक्षी योजनाओं को लेकर दुनिया भर में तनाव है। इस बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कनाडाई नागरिकों से एकजुट रहने की अपील की, लेकिन वो भावुक हो गए। ट्रूडो ने कहा कि निजी स्तर पर मैंने प्रधानमंत्री के तौर पर हर दिन ये सुनिश्चित किया है कि मैं कनाडा के नागरिकों को सबसे पहले रखूं। मैं यहाँ आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि हमें आपकी परवाह है, यहाँ तक कि इस सरकार के आखिरी दिनों में भी आपकी परवाह है। हम किसी भी कीमत पर आपको निराश नहीं करेंगे, ना अब और ना भविष्य में। प्रधानमंत्री के तौर पर ट्रूडो के अभी कुछ ही दिन बचे हैं। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कनाडाई नागरिकों के बीच एकता की बात कही। उन्होंने कहा कि ट्रंप के टैरिफ की वजह से आने वाला समय और भी मुश्किल हो जाएगा। गुरुवार को टेक्सास से लॉन्च होने की थोड़ी ही देर बाद अरबपति कारोबारी और अब अमेरिका के ट्रंप प्रशासन में शामिल एलन मस्क की स्वामित्व वाली कंपनी स्पेस एक्स के एक रॉकेट में विस्फोट हो गया। इस कारण कुछ हवाई अड्डों पर उड़ानें रद्द कर दी गईं और अंतरिक्ष यान के मलबे के गिरने को लेकर चेतावनियां जारी की गईं। स्पेस एक्स ने इस बात की पुष्टि की है कि बिना क्रू के गया हुआ उनका स्पेसशिप अंतरिक्ष में जाते समय गायब हो गया और उस समय कोई संपर्क नहीं हो पाया। अब तक का सबसे बड़ा रॉकेट स्पेस एक्स स्टारशिप लॉन्च के कुछ ही समय बाद नियंत्रण से बाहर हो गया था। इस घटना में किसी तरह की चोट या क्षति की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन कैरिबियन सागर के द्वीपीय देशों में तस्वीरों के साथ में आसमान से आग की तब्दील मलबे की बारिश दिखाई दे रही है। ये रॉकेट परीक्षण का 8वां मिशन था और ये इसकी लगातार दूसरी विफलता थी। कांग्रेस की नेता शमा मोहम्मद इस समय सुर्खियों में बनी हुई हैं। हाल ही में उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन रोहित शर्मा को लेकर बयान दिया था, जिस पर विवाद भी छिड़ गया था। इसी के बाद अब शमा मोहम्मद रमजान को लेकर सुर्खियों में आए क्रिकेटर मोहम्मद शमी को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही हैं। मोहम्मद शमी के रोजा ना रखने को लेकर उन पर अलग अलग टिप्पणियां की जा रही थी, लेकिन मोहम्मद शमी को शमा मोहम्मद ने सपोर्ट किया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि इस्लाम रोजा रखने के लिए अपवाद की इजाजत देता है, खासकर उन लोगों के लिए जो सफर कर रहे हैं या शारीरिक रूप से मुश्किल चीजों में लगे हुए हैं। शमा मोहम्मद ने यह भी कहा कि इस्लाम में एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि जब हम सफ़र कर रहे होते हैं तो हमें रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं होती है। मोहम्मद शमी इस समय सफ़र कर रहे हैं, वो स्पोर्ट्स खेलते हैं और खेलने के दौरान वो काफ़ी प्यासे हो सकते हैं। कोई भी इस बात पर जोर नहीं देता कि जब कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो आपको रोज़ा रखना ज़रूरी नहीं है। ये आपके कर्म है, नेकी है जो काफ़ी ज़रूरी है। इस्लाम काफ़ी साइंटिफिक धर्म है। दिल्ली के एक कार्यक्रम में गुरुवार को केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सभा को संबोधित करते हुए सड़क हादसों का जिक्र किया और उन्होंने इसके लिए इंजीनियरों को दोषी भी बताया। उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है कि भारत में हमें सड़क दुर्घटनाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि हर साल हमारे यहाँ 4,80,000 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और 1,80,000 मौतें होती हैं, जो शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा है। गडकरी के मुताबिक इन मौतों में से 66% लोग 18 से 45 साल की उम्र के होते हैं और इससे जीडीपी में 3% का नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि इन सभी दुर्घटनाओं के सबसे महत्वपूर्ण दोषी सिविल इंजीनियर हैं। मैं सभी को दोषी नहीं ठहराता, लेकिन 10 साल के अनुभव के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सबसे महत्वपूर्ण दोषी वे हैं जो डीपीआर बना रहे हैं और इनमें सारी गलतियां की गई हैं। महाराष्ट्र सरकार ने बीते बुधवार को एक सरकारी प्रस्ताव सार्वजनिक किया। इसके मुताबिक सरकार ने एक मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिसकी अनुमानित लागत 10 करोड़ रुपए रखी गई है। ये सेंटर राज्य सरकार से संबंधित समाचारों की कवरेज की निगरानी करेगा। इस केंद्र को स्थापित करने का उद्देश्य राज्य सरकार से संबंधित नकारात्मक या भ्रामक समाचार के प्रसार पर ध्यान देना और कार्यवाही करना है। इसके अलावा सरकारी योजनाओं और नीतियों के बारे में जनता की प्रतिक्रिया को समझने और उसकी जानकारी देने की भी बात इस केंद्र के जरिए कही जा रही है। इस केंद्र को स्थापित और संचालित करने के लिए ई टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से पेशेवर और निजी परामर्श एजेंसी का चयन किया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत सभी प्रिंट और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित सकारात्मक और नकारात्मक समाचारों की एक छत के नीचे निगरानी की जाएगी।
इसके लिए एआई की भी सहायता ली जाएगी। साथ ही जिलेवार तरीके से मीडिया कवरेज की महीने और हफ्ते भर की रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.